दर्द तो रो ही गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ऐसा टॉपिक है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो इसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन जो अभी जितना टॉपिक्स है ये अगर आप कवर करके जाएंगे तो इससे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये नोट से आपको एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। लेकिन ये पचाना भी आसान नहीं है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है, सब कुछ समझा कर है, बट ये आदमी भूलता ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाएंगे तो सबसे बेटर होगा। ठीक, देखिए ये आपका टॉपिक्स है इकोलॉजी, फिर जितना भी इकोलॉजी में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उस सारे का लेवल्स, उसके बाद इकोसिस्टम और उसका फंक्शन, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर रेड डाटा बुक, फिर रामसार, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ है, और इन्वायरमेंट का थ्रेट्स और उसका पॉल्यूशन, सब हम लोग को पढ़ना है बारी बारी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इकोलॉजी। ठीक, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी एक जो है हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका जो साइंटिफिक स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं इकोलॉजी। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रखा है उसका स्टडी, वो स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी सबसे पहले कौन दिया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट है, उनका नाम था हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल, जो 1869 में सबसे पहले इकोलॉजी का टर्म दिए थे। ये मतलब जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, इकोलॉजी, इस आइकोस और ओइकोस इसका मतलब होता है होम, मतलब, और दूसरा है ई स्टेट, ओइकोस और ई स्टेट इसका लोगो मतलब तो स्टडी जानते ही हैं, लॉजी तो स्टडी है, तो मतलब होम मतलब घर के बारे में अध्ययन करना जो होता है वो क्या होता है? इकोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या एम्फेसिस करते हैं, फोकस क्या है हमारा? ऑर्गेनिजम्स और द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होता है ना, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उस पर हम लोग मेन फोकस करते हैं। वो भी इन्वायरमेंट में कौन सा? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, मतलब इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन कैसा है ना। तो ये जो है तरीका बताता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ मोल्ड होते जा रहा है एज पर सिचुएशन, कैसे वो इन्वायरमेंटल रिसोर्स को यूज कर रहा है और कैसे एनर्जी फ्लो को यूज कर रहा है और मिनरल का रिसाइकलिंग कैसे कर रहा है अपने यूज की अकॉर्डिंगली, है ना। तो अपने यूज के अकॉर्डिंगली जो है इन्वायरमेंटल रिसोर्स को कैसे, मतलब यूज के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, मिनरल्स का साइकिलिंग कैसे कर रहा है, कैसे इन्वायरमेंटल का रिसोर्स को यूज कर रहा है और कैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर रहा है, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। ठीक, नेक्स्ट बायोस्फीयर वो सर इकोलॉजी में वो इन्वायरमेंट है, बिल्कुल अलग ही, मतलब खाली इन्वायरमेंट है, लेकिन उसको इकोलॉजी में आप बोल सकते हैं कब? जब वो आप रिजर्व्स करिएगा, जैसे नेशनल पार्क, उसको आप मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो वो यूज में आ जाएगा। तो जब अगर आप इन्वायरमेंट को आप यूज में कर ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली तो वो इकोलॉजी हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इकोलॉजी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, तो टोटल कितना लेवल्स है? 6। हाँ, टोटल जो है इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन का लेवल 6 है। देखिए आपको फिगर भी बनाए हुए है। इकोलॉजी जो है सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच रिलेशनशिप ही नहीं डील करता, साथ साथ जो है पॉपुलेशन का स्टडी भी इकोलॉजी में आता है, कम्युनिटीज का स्टडी, इकोसिस्टम, बायोम्स और मतलब एज ए होल, खाली इंडिविजुअल्स नहीं, पूरा इकोलॉजी का जो 6 लेवल है इस सबके स्टडी जो है इकोलॉजी में आएगा। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट का इंडिविजुअल रिलेशन नहीं, इन्वायरमेंट का इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये सबका रिलेशन को बोलते हैं, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन का स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। कहने का मतलब देखिए यहाँ क्या है, इंडिविजुअल है, अब ऐसा ही बहुत प्रजाति के लोग हो गए तो ये पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब ये अलग ही एक अपना एरिया बना लिए, बसने लगे तो ये कम्युनिटी हो गया। ठीक, वो पूरा जो है एटमॉस्फेयर भी उसमें ले लिए तो इकोसिस्टम हो गया। अब बायोम्स और बायोस्फीयर दोनों, मतलब ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। बायोस्फीयर क्या है? पूरे होल वर्ल्ड का ले लेंगे, और बायोम्स क्या है? कोई पर्टिकुलर कंटिनेंट्स का। ठीक है, अगर एक कंटिनेंट है तो बायोम है, जैसे ये किसका दिखाया हुआ है? हाँ, एशिया। तो पर्टिकुलर कंटिनेंट्स होगा तो बायोम होगा, होल वर्ल्ड हो जाएगा तो बायोस्फीयर होगा। सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है,
यही 6 बारे में पढ़ना है, 6 को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट। तो सबसे पहले बताइए इंडिविजुअल क्या होगा। इंडिविजुअल तो आप जानते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल लिविंग बींग्स होता है, जो जिसको एबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना रह सके, एक्ट कर सके और फंक्शन कर सके। ठीक है, इंडिविजुअल में आपका प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई जो भी है, जो आप पढ़े हैं डाइवर्सिटी में, है ना, वो पूरा इंडिविजुअल हो गया। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है? सेम स्पीसीज का जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं रह रहा है पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया में जो सेम स्पीसीज जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या कहलाता है? कम्युनिटी जो है मोर मतलब अप्रोप्रिएटली क्या है? बायोटिक कम्युनिटी हम लोग देखते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग नहीं देखते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का टोटल पॉपुलेशन साथ में रह रहे हैं और अपना हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं, मतलब कम्युनिटी। फिगर देखिए, पीछे बैक कीजिए। फिगर में पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या अंतर आपको दिख रहा है? सेम स्पीसीज जो है साथ में रह रहा था तो पॉपुलेशन था, इंडिविजुअल पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर स्पीसीज बदल गया। देखिए, यहाँ खरगोश है, बंदर है, उल्लू है, और मतलब बैल से, मतलब हर एक अलग अलग स्पीसीज जो आपस में हैबिटेट शेयर कर रहा है, ये कम्युनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या हो जाएगा? जो भी है मतलब पॉपुलेशन ही है लेकिन सेम स्पीसीज नहीं है, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो साथ में रह रहा है। ठीक है, अच्छा, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी जो है वो भी अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो कम्युनिटी में वही प्लांट्स, एनिमल सर्वाइव करेगा जो अडेप्ट कर पाएगा पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को, है ना। तो जो क्लाइमेट होता है वो बताता है कि किस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनिजम्स का कम्युनिटी है, मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिस कम्युनिटी में है वो क्लाइमेट पता लगाएगा कि भाई इस क्लाइमेट में, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पता लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे ऊँट पाए जाएंगे, वहाँ पर आदमी कम पाए जाएंगे, मतलब इस तरह का बात। तो किस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है, किस तरह का क्लाइमेट है, वो पता लगाएगा कि किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ रह रहे हैं कम्युनिटी के। कम्युनिटी में अलग तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन उसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो क्लाइमेट से पता चल जाएगा, है ना। वो ठंडा में अलग तरह के लोग रहते हैं, गर्मी में अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग तरह का पक्षी वहाँ मिलेगा, अलग तरह का प्लांट्स एनिमल्स मिलेगा, है ना। तो सब कुछ क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा। कम्युनिटी का डिफरेंस जो भी मतलब कम्युनिटी का जो भी टाइप है, माने हर कम्युनिटी में मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो कौन सा काइंड्स, मतलब उल्लू है कि भेड़ है कि बकरी है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहेगा वहाँ। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा वो क्लाइमेट पे पता चलेगा। जैसे एग्जांपल, ऐसा क्लाइमेट ऑफ एरिया है जो एरिया जो है डेजर्ट है या फॉरेस्ट है, तो इसका हम नाम दिए अलग से क्लाइमेट का, डेजर्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया। तो उसमें अलग अलग लोग रहेंगे। डेजर्ट आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि डेजर्ट में अलग तरह के एनिमल्स और अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फॉरेस्ट में अलग तरह के रहते हैं। तो क्लाइमेट से चेंज करेगा। नेक्स्ट, अब आ जाओ कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी दो तरीका कम्युनिटी है, एक मेजर कम्युनिटी, एक माइनर कम्युनिटी। तो साइज के आधार पे और डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कैसे वो रह रहे हैं अपने आपस में, वो इंडिपेंडेंसी, डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस के हिसाब से कम्युनिटी को भी दो भाग में बांटा गया है, मेजर और माइनर। पहले साइज के आधार पर, तो ये जो होगा मेजर कम्युनिटी क्या होगा? लार्ज साइज होगा और वेल ऑर्गेनाइज होगा और इंडिपेंडेंट होगा, ये है ना। वेल ऑर्गेनाइज रहेगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सन्स के एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल जो बाहर का एनर्जी है, सन्स का एनर्जी आउटसाइड से, और इंडिपेंडेंट है, इनपुट आउटपुट आजू बाजू के कम्युनिटीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा हो, है ना। कहने का मतलब कि बगल का कम्युनिटी कैसा भी वैरायटी का हो दो, वो अपने सिर्फ सन के एनर्जी को यूज कर रहा है और अपने हिसाब से रह रहा है। जैसे जो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? मेजर कम्युनिटी, क्योंकि वो बाकी कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब माइनर कम्युनिटी क्या है? ये डिपेंडेंट होगा बगल वाले कम्युनिटी पर, और इसको बोलते हैं सोसाइटी। ठीक है, ये जो है सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी एग्रीगेशंस मेजर कम्युनिटी के अंदर जो है, मेजर कम्युनिटी के अंदर ही एक सेकेंडरी एग्रीगेशन होता है, इसलिए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता है। और साथ साथ एनर्जी और न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स कंसर्न भी रहता है। कहने का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, ये जो है लाइकेंस
चाहे लिकेंस जो आप लोग बोलते हो, अलग अलग लोग अलग बोलते हैं, ये उसका फोटो है। ये कहाँ पे रह रहा है? गोईठा। गोईठा जानते हैं? काऊ डंग का पैड बनता है ना, ऐसे ऐसे दीवार पर चिपका के, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? गोबर का जो बनता है इतना छोटा छोटा गोला गोला, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में गोईठा, हम लोग गोईठा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? समझ में आ गया ना क्या वो चीज़? तो वो चीज़ पे क्या रहता है? लाइकेन रहता है। वही इसमें दिखाए हुए फिगर में, थोड़ा अंधेरा रहेगा तो आपको क्लैरिटी दिखता, लेकिन क्लैरिटी नहीं दिख पा रहा होगा। तो वो किस पे डिपेंडेंट हो गया? काऊ डंग पे डिपेंडेंट हो गया, है ना। अब जैसे लेकिन भी जो है क्या है, अलगी और फंजाई का सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर अलगी और फंजाई को अलग कर दिया जाए तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो सिम्बायोसिस उसको बोलते हैं। तो उसी तरह से ये क्या हो गया? ये डिपेंडेंट हो गया, तो ये माइनर कम्युनिटीज होगा। जो बगल वाले कम्युनिटीज पे डिपेंडेंट हो जाए वो कौन सा हो जाएगा? माइनर कम्युनिटी। अगले वाले स्लाइड में और क्लियर समझ में आएगा। देखिए अब पहले जो है उस आगे सिम्बायोसिस जब बताएंगे ना तो और क्लियर समझ में आएगा। तो जो डिपेंडेंट हो गया वो माइनर कम्युनिटी। अब देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है इकोलॉजी में। सबसे पहले चौथा नंबर 3 पढ़ लिए, अब चौथा क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जो बायोस्फीयर है, जिसमें कि कम्युनिटी भी होता है, लिविंग बीइंग्स का, और इन्वायरमेंट भी होता है, उसका जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा वो क्या होगा? इकोसिस्टम। मतलब ये मटेरियल, मतलब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी और एक्सचेंज भी कर रहा है। कहने का मतलब कि दोनों होगा इसमें, इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम। मतलब कि लिविंग बीइंग्स और इन्वायरमेंट माने कम्युनिटी तक हम लोग पढ़े थे अभी। तो इंडिविजुअल के साथ इन्वायरमेंट का रिलेशन के स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। कम्युनिटी के साथ भी इन्वायरमेंट के रिलेशन को क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। तो इसको सेपरेट नाम दे दिया। अगर कम्युनिटी जो है रिलेशन हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ तो उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। इकोलॉजी तो पूरा ब्रॉड है, मतलब इकोसिस्टम का भी बाप है वो। मतलब इकोलॉजी में आप इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम सेपरेट टॉपिक हो गया। अगर कम्युनिटी इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ तो इकोसिस्टम है। और इकोलॉजी में 6 है, मतलब जो 6 टॉपिक अभी पढ़े ना, इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और भी आगे पढ़िएगा बायोम, बायोस्फीयर। उस 6 के इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन को इकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन उसमें से पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी का जो है इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन होगा तो इकोसिस्टम कहलाएगा। मतलब इकोलॉजी में इकोसिस्टम एक पार्ट है ना। तो ये जो है बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, मतलब सबसे छोटा यूनिट बायोस्फीयर का। तो जैसे मान लीजिए पॉन्ड है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम जो है साइज में वेरी भी कर सकता है, एलिमेंट्स वेरी कर सकता है, लेकिन प्रत्येक जो है नेचर का फंक्शनल यूनिट ही होगा। पॉन्ड भी आपका क्या है? नेचर का फंक्शनल यूनिट है। तो इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, जैसे सिंगल ट्री, या फिर बड़ा भी हो सकता है पूरा फॉरेस्ट। छोटा सा पेड़ और बड़ा सा फॉरेस्ट दोनों इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें जो है सिंगल ट्री, इसका भी जो है कम्युनिटी में हम लोग ले सकते हैं। और जो है इंटायर फॉरेस्ट जो है ये भी पूरा कम्युनिटी में आएगा। तो उसका जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है बायोस्फीयर का सबसे छोटा यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो अगर जो है प्रत्येक चीज़ जो इकोसिस्टम में रह रहा है वो अदर स्पीशीज पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और एलिमेंट्स जो मतलब इकोलॉजिकल कम्युनिटी के पार्ट है वो भी मतलब कम्युनिटी के पार्ट होगा। कहने का मतलब कि जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या क्या रहता है? मछली, या फिर अलगी, पानी। मतलब पानी तो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें लिविंग बीइंग्स के बाद में बात हो रहा है, सिर्फ लिविंग बीइंग्स का कम्युनिटी। हाँ, तो वो सबको एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा तभी वो मतलब इकोसिस्टम कहलाएगा। इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम क्यों है? क्योंकि पॉन्ड में जो भी मतलब ऑर्गेनिजम्स रहता है सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या बोल रहा है? एवरीथिंग्स दैट लिव्स इन इकोसिस्टम, मतलब जैसे मान एग्जांपल ले लीजिए, पॉन्ड इज डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीशीज एंड एलिमेंट्स दैट आल्सो पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। मतलब जिस पे डिपेंडेंट होगा वो भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट है, वो भी एक कम्युनिटी ही रहेगा।
जैसे मछली है, छोटा मछली, बड़ा मछली, और भी कुछ चिलर चिलर जो आइटम है, अलगी फंजाई जो भी रहेगा उसमें, वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। वो सारा स्पीसीज एक कम्युनिटी अलग रहेगा, सेपरेट कम्युनिटी ही रहेगा वो, मतलब वो भी एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी ही रहेगा जो डिपेंडेंट रहेगा जिस चीज़ पर। जैसे मछली है, पॉन्ड है, तो यहाँ एवरीथिंग दैट लिव्स इन पॉन्ड इज डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीसीज में क्या क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, जेरोप्थोलैंक्टन्स जो भी है, और भी जो भी चीज़ है, मतलब छोटा छोटा जो भी अलगी फंजाई, तो अलगी फंजाई भी क्या है, वो भी एक पार्ट है इकोलॉजिकल कम्युनिटी का। तो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं, लिविंग थिंग्स से डिपेंडेंट होगा वो। तो अगर एक पार्ट हम इकोसिस्टम का डैमेज कर दे और डिसअपियर हो जाए तो वो दूसरे वाले पे इफेक्ट होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो इकोसिस्टम को सबसे पहले कौन बोला था, एजी टैंसली 1935 में। इकोसिस्टम दो तरह का होता है, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। तो इकोसिस्टम का कुछ भी पार्ट डैमेज हुआ तो अगले को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उसका सोलर एलिमेंट। 6 पढ़ने के बाद हम लोग सीधा इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे वाला टॉपिक जो है टफ है, उसके लिए सेपरेट अलग से पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो ये 6 पढ़ना जरूरी है। पहला एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग्स, बायोटिक बोले तो लिविंग्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट जो है 3 कैटेगरी में है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में कौन कौन आएगा, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और प्रेशर, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकते भी हैं और उसको बचा के भी रखते हैं, है ना। मतलब रेनफॉल बढ़ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। फिजिकल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट है। सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और प्रेशर। तो ये जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को भी लिमिट करके रखता है और उसको सस्टेन करने में मदद भी करता है ना। इसी की बदौलत कोई भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन हो पाएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, है ना। और ये अगर ज़्यादा भी होगा तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो इसको लिमिट भी रखना है। तो ये ग्रोथ को भी बैलेंस रखता है और सस्टेन भी करने में भी मदद करता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, रॉक, सॉइल्स और बहुत सारे मिनरल्स, ये सब जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स है आपका इकोसिस्टम का। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, है ना, और फैट्स। ये जो है लिविंग सिस्टम्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ये जो है बायोटिक और एबायोटिक का बीच में लिंक भी बनाता है। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में इसका एक लाइन जो है एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़का नोट्स नहीं है, छोटा नोट्स है। तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होता है लिविंग सिस्टम्स का, और उसके लिंक भी होता है ये एबायोटिक और एबायोटिक के बीच में। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, ये सब जो टॉपिक है, विटामिन, मिनरल्स जो भी है, ये सब जो टॉपिक, ये वाला पार्ट जो है विटामिन तक, ये वाला पार्ट जो है, ये जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में एक लिंक बनाता है, ठीक है। एक्चुअली ये है बायोटिक और एबायोटिक, लेकिन उसके बीच, दोनों के बीच में लिंक भी बनाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप माने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर्स क्या होगा, जो भी ग्रीन प्लांट्स जो खाना पकाता है पूरे इंटायर इकोसिस्टम्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू तहत, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होता है, ये वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल से ले लेगा, और CO2 ऑक्सीजन हवा से ले लेगा, एयर से, और सोलर एनर्जी ले लेगा, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस करेगा। मालूम है ये बात। उसके बाद कंज्यूमर्स जो है हेट्रोट्रॉप्स होता है, क्योंकि ये फूड जो है ऑटोट्रॉप्स जो बनाता है उसको कंज्यूम कर लेता है, ठीक। तो जो फूड प्रेफरेंस है, इसके आधार पे इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है हर्बीवोर्स, शाकाहारी, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएगा, डायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, प्लांट्स को ही खा जाएगा। तो काऊ, डियर, रैबिट जो भी है, ये सब डायरेक्टली हर्बीवोर्स है। एक कार्निवोर्स, मांसाहारी, जो दूसरे एनिमल्स को खाएगा, जैसे लायन, कैट, डॉग्स, और एक ओमनीवोर्स, ये ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट्स, एनिमल्स दोनों खाएगा, सर्वाहारी, ठीक है, ह्यूमन्स, पिग्स और स्पैरो। तो ये जो है दोनों खाएगा, ठीक। ये दो, ये सब क्या है, कंज्यूमर्स। अब एक है डिकम्पोजर्स, जिसको सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये डेड
जो एनिमल्स है, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करेगा और उसके डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स, मतलब क्या बोलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके इंजाइम्स के थ्रू, मतलब उसके अंदर इंजाइम्स होता है बॉडी के बाहर, है ना, वो इंजाइम्स को सेक्रेट करके वो डिकेइंग मैटर को डेड कर देगा, मतलब तोड़ देगा। और ये जो है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में बहुत मदद करता है। कौन सा इसमें आएगा सारा, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या करता है, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको तोड़ के ऐसा बना देगा कि फिर से वो रिसाइकिल हो करके फिर से वो मतलब प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए इसको बोलते हैं, इसको हम लोग डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं, चाहे डेट्रिटस फीडर्स भी बोलते हैं, क्योंकि डेड एनिमल्स खा रहा है ना, तो डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करेगा, इसलिए इंजाइम्स के तहत, इंजाइम्स के थ्रू, इसलिए इसको डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं और डेट्रिटस फीडर्स भी बोलते हैं। अब इसी में एक और टॉपिक होता है हेट्रोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ये पढ़े आप। इसमें एक सैप्रोफाइट्स भी होता है। सैप्रोफाइट्स जो डेड एनिमल्स को खाता है उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो दूसरे पे आश्रित होता है। वही सैप्रोट्रॉप्स अलग से दिया हुआ है ना, डिकम्पोजर ही है, उसको एक जगह से कह सकते हैं, जैसे कि आपका मच्छर, वल्चर, है ना, तो जो मरा हुआ चीज़ खाए, ठीक है, और दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, वो सैप्रोफाइट्स होगा। नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉप्स तो मांसाहारी, यही हुआ ना, कंज्यूमर्स, मांसाहारी और शाकाहारी और सर्वाहारी। इकोसिस्टम जो है दो भाग में बांटा जाता है, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो है डिपेंडेंट किस पे रहेगा, सोलर रेडिएशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड डेजर्ट्स। ये जो है हमको क्या देगा, फूड देगा, फ्यूल देगा, फोडर देगा और मेडिसिन देगा, चारा। मैन मेड इकोसिस्टम क्या होगा, ये सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट होगा, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, एक्वाकल्चर पॉन्ड है ना, और जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट होगा, जैसे कि अर्बन और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जो मैन मेड होगा, जो हम लोग खुद से बना रहे हैं, जैसे फील्ड्स, खेती का फील्ड्स या फिर पॉन्ड्स एक्वाकल्चर के लिए, इंडस्ट्री अर्बन वाला, है ना। तो ये सब क्या हुआ, नेचुरल सोलर रेडिएशन, नेचुरल फ्यूल, ये नेचुरल इकोसिस्टम। अब उसको हम इस चीज़ पे डिपेंडेंट करा के कुछ नया चीज़ बना दिए, तो मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन होगा, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब, एक्वेटिक कहने का मतलब पानी, और टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन। तो ज़मीन में कौन कौन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स। देखिए दिखाए हुए इसमें टेरेस्ट्रियल, ये क्या है, माउंटेन्स वगैरह, ये है एक्वेटिक, पानी। तो एक्वेटिक में क्या होगा, फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, मेरीन वाटर, है ना। नेक्स्ट, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इकोटोन, इकोटोन का मतलब क्या होता है, ये दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, है ना। देखिए क्या है, हाँ, दोनों टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बीच में रिलेशन। तो इकोटोन क्या है, एक जंक्शन है, मतलब दो और डाइवर्स इकोसिस्टम, जैसे दोनों के बीच में जो एक जोन है, जंक्शन है, उस जोन को बोलते हैं इकोटोन। जैसे एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट, बैक कीजिए, ये जो दिए हुए है एग्जाम, ये क्या है, ये मैंग्रोव है, ठीक है। और मैंग्रोव जो है मतलब ज़मीन पे भी होगा और पानी में भी होगा, ठीक है। तो ये जंक्शन है, कहने का मतलब कि बीच में ये पोर्शन जो है ये पानी है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सैलो भी नहीं है, ठीक। और जितना इससे दूर जाइएगा उतना ही बढ़ते जाएगा, इतना जितना ही नज़दीक होगा उतना ही कम ग्रो करेगा, ठीक है। अभी बताएगा पूरा डिटेल में, देखिए। तो मैंग्रोव क्या करता है, ये इकोटोन है मैरीन और टेरेस्ट्रियल के बीच में। इकोटोन मतलब कि दो के बीच में कोई बीच का आदमी, है ना। तो जैसे मैरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच में कोई ऐसा, तो मैंग्रोव दोनों में, मतलब उसको किस में बोलिएगा, उसमें पानी भी है, ज़मीन भी है, इसलिए उसको सेपरेट एक जो दोनों के जंक्शन, दो इकोसिस्टम के जंक्शन पे जो ग्रो करता है या फिर अलग से जोन है, उस जोन को इकोटोन बोलते हैं। जो ना टेरेस्ट्रियल है ना एक्वेटिक है, दोनों के जंक्शन है ना। तो
कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटोन है, ग्रासलैंड भी वैसा ही होता है, एस्चुअरी भी वैसा ही होता है। एस्चुअरी क्या होता है? रिवर का किनारा, ज़मीन और पानी दोनों है, ठीक है। तो इकोटोन का क्या है? ये बहुत पतला होगा और चौड़ा होगा, है ना, क्वाइट हल्का चौड़ा होगा, फिगर से आप इमेजिन कर सकते हैं। इसका कंडीशन जो होगा बगल वाले इकोसिस्टम से इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। तो ये हमेशा टेंशन में रहेगा, हाँ ना। अभी मतलब इसको रहेगा कि हम किससे प्यार करें, पानी भी है हमारा, ज़मीन भी है, तो पानी और ज़मीन दोनों का ही लिंक है ना, जंक्शन है ये। तो ये हमेशा जो है पतला होता है। इसके बाद जो है ये हमेशा जो है स्पेसिस कंपोजिशन जो है इसका प्रोग्रेसिव होता है, इसलिए इसको लीनियर कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब स्पेसिस का जो कंपोजिशन है धीरे धीरे जो है मतलब जब इनकमिंग कम्युनिटी होगा, ठीक है, तब ये लीनियर होगा। लेकिन साथ ही साथ जो है बाकी आउट गोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी, जो बाहरी चीज़ कुछ और आ रहा है, उसका ये कम जाएगा। कहने का मतलब कि ये खुद ग्रो करेगा ज़्यादा, लेकिन आजू बाजू दूसरा को ग्रो नहीं करने देगा। जहाँ भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, वहाँ पे मैंग्रोव्स खुद ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इकोटोन में जो भी आता है, इकोटोन में एग्जांपल है मैंग्रोव, इकोटोन में मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे है, तो यहाँ पे खाली मैंग्रोव ही ग्रो करेगा, बाकी चीज़ ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसा गैस रिलीज करेगा और मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बना देगा कि खाली हम ही बर्दाश्त कर पाएंगे, दूसरा लोग बर्दाश्त ना कर पाए। तो इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज इन स्पेसीज ऑफ अदर आउटगोइंग कम्युनिटी, मतलब दूसरा स्पेसीज इसमें घट जाएगा, लेकिन जो इनकमिंग आ रहा है कम्युनिटी वो उसका स्पेसीज कंपोजिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। वेल डेवलप इकोटोन जो है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होता है जो डिफरेंट होगा एडजॉइनिंग कम्युनिटी से, मतलब जो दो कम्युनिटी है लैंड और वाटर से मिलके बना है, वो कम्युनिटी के अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स और भी है जो दोनों से डिफरेंट होगा, वो भी डेवलप होता है। समटाइम मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज और पॉपुलेशन डेंसिटी जो मतलब इस जोन में ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं एज इफेक्ट, मतलब किनारे में ज़्यादा लोग ग्रो करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म जो है एबंडेंटली इस जोन में ग्रो करते हैं उसको एज स्पेसीज बोलते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं, बैक कीजिए। तो ये आपका क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम, और नीचे में है मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये दोनों का ये जंक्शन है, ये मैंग्रोव। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के पास मतलब यहाँ के पास जो है कम होगा, नीचे इधर पूरा घना होगा, ठीक, मैंग्रोव। दूसरा चीज़ कि नंबर ऑफ कम्युनिटीज जो हो रहा है, मैंग्रोव अगर होगा तो उसके आजू बाजू वाला कुछ ही लोग ग्रो कर पाएगा, बाकी जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब पानी ग्रो नहीं कर पाएगा, यहाँ ज़मीन भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा समुद्र जैसा नहीं होगा। और ये सब चीज़ जो मैंग्रोव का जो फॉरेस्ट है, चाहे जो भी कम्युनिटी जो मतलब इकोटोन है, मतलब जो दो इकोसिस्टम के बीच का एक जंक्शन होता है, वो वाला चीज़ ग्रो सिर्फ और सिर्फ किनारे में करता है, एज में, हाँ, क्योंकि किनारे में उसको दोनों का कम मिलता है, हाँ, बहुत डीप नहीं मिलेगा दोनों का प्रॉपर्टी। तो बैक कीजिए, छठा और सातवां देखिए, समझ लीजिए बढ़िया से। तो समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पेसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पेसीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन दैन द अदर कम्युनिटी। मतलब जो कम्युनिटी है, कभी कभी मतलब दोनों कम्युनिटीज़, मतलब जो कम्युनिटी है जैसे लैंड और वाटर है ना, ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो नंबर ऑफ स्पेसीज आ रहा है और उसका मतलब कुछ स्पेसीज का पॉपुलेशन डेंसिटी वो किनारे में ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर इन दिस जोन। ये किनारा ही पार्ट है ना, ये इकोटोन कहाँ का पार्ट है? किनारे का पार्ट है। किनारे में ही पानी भी रहेगा और ज़मीन भी रहेगा। इधर तो खाली ज़मीन था, उधर भी खाली ज़मीन था, किनारे में पानी ज़मीन दोनों है। जैसे समुद्र के किनारा पानी ज़मीन दोनों है, फिर नदी का किनारा पानी ज़मीन दोनों है। तो वैसे पार्ट में किनारे में नंबर ऑफ स्पेसीज और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है। कोस्टल एरिया में आदमी ज़्यादा रहता है। जो ऑर्गेनिजम्स प्राइमरली और मोस्टली जो है इस जोन में रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एज स्पेसीज। जो इस जोन में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एज स्पेसीज, ठीक है, जो किनारे में रहते हैं। नेक्स्ट,
नीस क्या होता है? नीस एन ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ने के बाद हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। नीस, नेचर में बहुत सारा स्पेसीज जो है कुछ सेम हैबिटेट का मतलब ऑक्युपाई करके एक डिफरेंट काम करते हैं। मतलब बहुत सारा स्पेसीज है, रह रहा है एक ही जगह लेकिन अलग अलग काम कर रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेसीज का उसको बोलते हैं नीस। उस हैबिटेट में, कॉमन हैबिटेट में सबका जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलेंगे नीस। जैसे कि हैबिटेट ऑफ स्पेसीज इज लाइक एड्रेस, मतलब जहाँ वो रहेंगे, है ना। हैबिटेट क्या बोलते हैं? जहाँ पे कोई आदमी रहता हो, जैसे हमारा हैबिटेट कहाँ है? भोकर, है ना, तो जहाँ वो रहता है। तो वेयर एज नीस कैन बी थॉट ऑफ एज प्रोफेशन। नीस क्या है? मतलब एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक टू द स्पेसीज, मतलब हम क्या काम करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है वो क्या है? नीस। समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली? मतलब हम रहते कहाँ हैं वो हैबिटेट है, हम काम क्या करते हैं वो हमारा एक्टिविटी क्या है वो हमारा नीस है। तो नीस मीन्स सम ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप, मतलब जितना भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं और रिलेशनशिप बाई विच इट यूजेज द रिसोर्सेज इन इट्स हैबिटेट, मतलब जहाँ वो रह रहा है उसका रिसोर्सेज को यूज करके अपने सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए उस या मतलब जो रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और जो काम कर रहा है वो सारे एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? नीस। मतलब हम जैसे मान लो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं तो फॉरेस्ट एरिया का सब सामान यूज करके रखेंगे। फॉरेस्ट एरिया का जो भी रिसोर्स है उसके लिए हम अपने सर्वाइवल के लिए उसको यूज करेंगे। तो जो एक्टिविटी करेंगे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, वो एक्टिविटी हमारा क्या कहलाएगा? नीस। तो नीस जो है एक फंक्शनल रोल होता है या फिर प्लेस ऑफ स्पेसीज होता है इकोसिस्टम में, ठीक है। जगह, मतलब जगह भी और रोल भी, मतलब कि घर, एड्रेस भी और प्रोफेशन भी। तो मतलब हैबिटेट में जो एक्टिविटी हो रहा है इनडायरेक्टली खाली प्रोफेशन, लेकिन वो हैबिटेट तो होना चाहिए, माने एड्रेस तो होगा ना। तो जो स्पेसीज जहाँ रह रहा है उसका वहाँ के हिसाब से जो काम कर रहा है वहाँ के अकॉर्डिंगली, मतलब जहाँ रह रहा है वहाँ के अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो हम कहीं बाहर से आए, हम बिहार से आए हैं, यहाँ आके रह रहे हैं, तो हम बिहार का काम करने लगेंगे तो हम नीस नहीं हुआ। यहाँ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ के हिसाब से, यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एक्टिविटी करे रहे हैं तो वो नीस है। नीस एक यूनिक होता है स्पेसीज के लिए, और मेनी स्पेसीज जो हैबिटेट आपस में शेयर करते हैं। नो टू स्पेसीज इन हैबिटेट कैन हैव द सेम नीस। दो स्पेसीज का सेम नीस नहीं हो सकता है क्योंकि हर का प्रोटेक्शन अलग होगा। आदमी का एक्टिविटी सेम हो सकता है क्या? हर आदमी अपना यूनिक एक्टिविटी करता है ना। तो जहाँ पे वो रह रहा है हैबिटेट शेयर करेगा, मतलब एड्रेस में जो रह रहा है आपस में अपना एक्टिविटी शेयर कर सकता है। रहने के लिए अपना हैबिटेट शेयर करेगा, मतलब ठीक है तू भी रह यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एड्रेस तो सेम हो सकता है ना आदमी का, तो हैबिटेट सेम हो सकता है लेकिन एक्टिविटी सेम नहीं हो सकता है। तो नीस क्या होता है? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हर आदमी का यूनिक होगा। तो कोई भी दो आदमी का, दो स्पेसीज जो पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं उसका सेम नीस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो स्पेसीज को सेम नीस में डाल देंगे इसका मतलब कि वो आपस में ही एक दूसरे से जो है सब कुछ कर लेगा, मतलब कंप्लीट कर लेगा अपना एक्टिविटी, तो उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे एक लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स है, मे बी पेस्ट ऑफ द सम प्लांट, कोई प्लांट का पेस्ट है, बट दे कैन को एग्जिस्ट एज दे फीड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट। वो साथ में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि सेम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को वो खाते हैं। सब लोग एक ही पार्ट्स को खाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये प्लांट्स है तो उसमें बहुत सारा इंसेक्ट्स यहाँ प्लांट्स में रह रहा है। हो सकता है कोई इसका रूट खाता हो, कोई इसका स्टेम खाता हो, कोई इसका लीव्स खाता हो, कोई इसका मतलब क्या बोलते हैं ब्रांचेस खाता हो। तो अगर हर एक का अलग अलग खाने वाला आदमी इंसेक्ट्स है तो वो साथ में रहेगा, लेकिन खाली रूट से खाने वाला इंसेक्ट साथ में नहीं रह पाएगा क्योंकि वो उसका पूरा रूट से खा जाएगा। तो कोई एक चीज़ का नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट्स को वो खा रहे हैं, इसलिए साथ में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर जहाँ सेम हैबिटेट है, मतलब एक सेम एड्रेस है, सेम एड्रेस पे सेम एक्टिविटी नहीं हो सकता है। इसलिए मतलब हमेशा दो स्पेसीज का
सेम नीश नहीं हो सकता है, क्योंकि अब मान लो ये प्लांट्स है, अभी प्लांट्स पे इंसेक्ट्स है और सारा इंसेक्ट जो है खाली रूटे खाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा ना। बोला ना अभी इकोसिस्टम क्या होता है, एक पार्ट डैमेज हुआ तो सारा डैमेज, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। इसलिए कोई रूट्स खाएगा, कोई स्टेम्स खाएगा, कोई लीव्स खाएगा, कोई ब्रांचेज खाएगा, तो सब लोग जो है साथ में रहेगा भी, कोई एग्जिस्ट भी करेगा और सबका डिफरेंट एक्टिविटी भी होगा और हैबिटेट भी शेयर कर लिया। तो हैबिटेट भी शेयर करेगा लेकिन एक्टिविटी अलग अलग होगा सबका। समझ में आ रहा बात? नहीं। तो नीश कितना तरह का होता है, जहाँ वो रहते हैं वो हैबिटेट नीश हो गया, जैसा वो खाना खाते हैं एक दूसरे डिकम्पोज करते हैं वो फूड हो गया, रिप्रोडक्टिव तो नाम से ही समझ में आ रहा है कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं जहाँ रहते हैं, और फिजिकल और केमिकल नीश मतलब टेम्परेचर, लैंड का शेप कैसा है, लैंड का स्लोप कैसा है, ह्यूमिडिटी और जो भी रिक्वायरमेंट्स हो रहा है, ये फिजिकल और केमिकल नीश हो गया। मतलब प्रोफेशन अलग अलग तरीके का। समझ में आ रहा? ये भी अलग प्रोफेशन है, ये अलग प्रोफेशन है, ये अलग प्रोफेशन है, ये अलग प्रोफेशन है। तो जो प्रोफेशन सब एक्टिविटी है, तो जो भी एक्टिविटीज हो रहा है वो क्या होता है, नीश। और कोई भी दो लोगों का सेम नीश नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है। अच्छा अभी बायोम बचिए गया क्या, बायोम और बायोस्फीयर? हाँ कर लेंगे। बायोम क्या होता है, तो इकोसिस्टम पूरा समझ में आ गया। इकोसिस्टम में ही एक टॉपिक था अलग से नीश, है ना। नीश इकोसिस्टम को कौन दिए हैं, टैंसली, एजी टैंसली 1935 में। इकोसिस्टम में हम लोग थोड़ा बड़ा टॉपिक था। अब है बायोम। बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर का जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है उसको हम लोग बड़े बड़े रीजन्स में बांट देते हैं, जैसे कंटिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स है तो 7 बायोम्स हो गया। समझ में आ रहा? टेरेस्ट्रियल पार्ट को ही बांटा हुआ है। कंट्री अलग बायोम है, मतलब कॉन्टिनेंट्स से हम लोग ज़्यादा बड़ा में लेंगे तो बड़े बड़े रीजन्स जो हम लोग उसको डिविजिबल कर दे रहे हैं उसको बोलते हैं बायोम्स। टेरेस्ट्रियल पार्ट को सिर्फ, बायोस्फीयर में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों है ना। तो इसमें जो है क्लाइमेट, वेजिटेशंस, एनिमल्स लाइफ, जनरल सॉइल टाइप, ये सब हम लोग अलग अलग होता है ना, एक कॉन्टिनेंट्स का। तो कोई भी 2 बायोम सेम नहीं होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग बायोम है और अफ्रीका अलग बायोम है, एशिया अलग बायोम है ना। क्योंकि क्लाइमेट उनका जो है बाउंड्री करेगा। हर जगह का क्लाइमेट क्या होगा, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स एबंडेंस जो होंगे हर एक जगह में वो अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे। एशिया में अलग प्लांट्स होता है, अफ्रीका में अलग होता है, तो ये अलग क्लाइमेट है सबका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका क्लाइमेटिक फैक्टर क्या क्या रहेगा, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। तो टेम्परेचर और रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आने की वजह है ना। इसी की वजह अलग अलग वो लोग आएंगे। तो देखिए बायोम्स का नाम दिए हुए हैं। एक है टुंड्रा बायोम, ऐसा बायोम जो पेड़ जो है 1 मीटर से छोटा हाइट का होगा, ठीक है, और मतलब पानी वहाँ फ्रोजन रहेगा और पेरेनियल रहेगा लेकिन शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा। फ्रोजन मतलब समझ रहे हैं ना, आइस वाला। तो आइस वाला पानी रहेगा, ट्री लेस होगा और बहुत छोटा हाइट होगा, तो टुंड्रा वेजिटेशन होगा। टुंड्रा वेजिटेशन सुने हैं ना, कहाँ पाया जाता है? हाँ मतलब कहाँ, पोलर एरिया में। वो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलग है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तरफ एरिया ही है ना, जहाँ रेनफॉल और टेम्परेचर बैलेंस है। ये क्या है, टुंड्रा कहाँ है, जहाँ आइस बन चुका है, इतना लो टेम्परेचर है। कहाँ, ताइगा अलग है। टुंड्रा पोलर एरिया में है, जहाँ पे छोटा छोटा पेड़ बनेगा, लेस देन 1 मीटर। अच्छा, एक है टाइगा वेजिटेशन, जिसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर डेंस एवरग्रीन नीडल लीफ का फॉरेस्ट होगा, जो तुम बोल रही हो, डेंस फॉरेस्ट होगा, यूकेलिप्टस और क्या क्या बहुत लंबा चौड़ा, अफ्रीका में ज़्यादा मिलता है ना। टेम्परेट फॉरेस्ट में डेंस फॉरेस्ट होगा, लेकिन जो उसका लीव्स होगा कैसा होगा, पतला भी होगा, चौड़ा भी होगा, डेसिडुअस भी होगा। या फिर रेन फॉरेस्ट जो है कॉनिफर्स होगा, टॉल ट्रीज जो सिंगल बोल्स होगा, जिसमें डीप शेड होगा। तो जितना भी फॉरेस्ट ज़्यादातर जो हम लोग अपने लाइफ में पढ़ते हैं वो सब टेम्परेट फॉरेस्ट में आएगा। कॉनिफेरस, डेसिडियस, रेन फॉरेस्ट है ना, सारा 90% जो है टेम्परेट फॉरेस्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, सारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है,
टेम्परेट फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, लाल कलर का है। ट्रॉपिकल वाले में पानी भी है। कॉनिफेरस वाले में देखो सब कोना कोना है, बर्फ़ है, हाई अल्टीट्यूड पे होगा ताइगा, ठीक है। सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना आइलैंड्स, है ना, सवाना अलग से पढ़े हैं ना हम लोग, प्रेरीज, पंपास, अलग अलग जो नाम पढ़े हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये झाड़ी झाड़ी है, हाँ, प्रेरीज और सब। सवाना अलग चीज़ है, ये वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उसमें माउंटेन भी होगा और ये भी ट्रॉपिकल वर्ड हो गया तो माउंटेन आएगा, है ना। माउंटेन है और ये पानी उनी भी है, हरा भरा है, इसमें भी हरा भरा है लेकिन अलग तरीके का है। मेडिटेरेनियन देखिए, वही देखिए मेडिटेरेनियन है जो मेडिटेरियन सी के आसपास वाला वेजिटेशन है ना। ये डेजर्ट है, अलग तरह का वेजिटेशन है। ये तुंद्रा है, तुंद्रा वेजिटेशंस में देखो एकदम छोटा छोटा पेड़ है और खाली बर्फ़ है ना। और ये माउंटेन है। ये फिगर माइंड में कर लीजिएगा तो आपको मैक्सिमम वेजिटेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। टेम्परेट ग्रासलैंड में देखिए झाड़ी है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना में देखिए इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखिए और टेम्परेट फॉरेस्ट में देखिए बड़ा बड़ा पेड़ है। कॉनिफेरस में देखिए बड़ा बड़ा पेड़ है। इसमें छोटा है, झाड़ी है लेकिन भरा हुआ है ना। इसमें बहुत ही छोटा है, इसमें हाइए नहीं है। और माउंटेन वाले में तो पेड़ रहता ही है ना। तो बायोम समझ में आ गया। तो बायोम्स कौन कौन है हमारा? हाँ, ये क्या है, मतलब कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग बायोम्स आता है। जैसे अभी हम क्या पढ़े, टुंड्रा। तो टुंड्रा कहाँ पाया जाएगा? ये वाला कहाँ है, ऐसा कलर कहाँ पे है? अफ्रीका के कुछ, हाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ग्रीनलैंड के पास, आर्कटिक ओशन है। और एशिया में भी देखिए ये वाला पार्ट जो है टुंड्रा है। तो जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर वाला, 90 डिग्री के बीच वाला एरिया टुंड्रा वेजिटेशन होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल वाला, हाँ नॉर्थ पोल वाला। तैगा कहाँ है? उसके जस्ट नीचे वाला, सबसे ऊपर टुंड्रा, उसके नीचे तैगा। टुंड्रा तैगा, समझ में आ रहा? तैगा के बाद कौन आएगा? सबसे पहले तो आइस सीट होगा। आइस सीट जो है वो ग्रीनलैंड वगैरह है ना, आइस। उसके बाद टुंड्रा, फिर तैगा। तैगा के बाद माउंटेन। ये वाला पार्ट जो है देखिए इंडिया में कहाँ देखिए, इंडिया में क्या उसको बोलते हैं, इंडिया में माउंटेन वाला पार्ट ये है ना, नेपाल के ऊपर वाला पार्ट है ना, अल्पाइन टुंड्रा। और उसके बाद जो है डेसिडियस फॉरेस्ट आएगा। डेसिडियस फॉरेस्ट ये देखिए ये वाला हरा वाला पार्ट है। इस मैप में अगर किसी को आइडिया है तो कौन कहाँ कहाँ है आप बता सकते हैं। देखिए ये वाला पार्ट सहारा डेजर्ट के आसपास वाला एरिया। फिर उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, चाइना का उधर। अब देखिए ये डेजर्ट, थार डेजर्ट है ये। उसके बाद स्टेपिस जो है पीला वाला पार्ट है, ये वाला पीला, ये वाला स्टेपिस है, ये वाला स्टेपिस है, ये वाला स्टेपिस है पूरा। उसके बाद जो है सवाना, ये वाला सवाना है, ये सवाना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला पार्ट भी सवाना है। उसके बाद जो मेडिटेरियन वेजिटेशन होता है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचे वाला पार्ट, थोड़ा सा ये वाला जो है मेडिटेरियन सी के ऊपर वाला आजू बाजू वाला पार्ट ये हो गया, है ना। तो इतना सारा जो है क्या है, ये बायोम्स है। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट चौथा क्या है? ग्रासलैंड्स, जो स्टेपिस है दिखाए अभी आपको। इसका जो है 1 मीटर से कम होगा, ये भी वेजिटेशन का हाइट कम रहता है। डेजर्ट क्या होता है? ड्राउट रेजिस्टेंस वेजिटेशन, मतलब एनली जो है पतला पतला लीव्स होता है ना। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट सवाना, जहाँ कांटेदार फॉरेस्ट होता है, ट्री जो है पूरा फैला फैला रहता है, लूज लीव्स होता है वो, मतलब ड्राई सीजन में उसका लीफ छोड़ेगा, वो अपना पत्ता गिराएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है डेंस होगा, टॉल होगा और पूरा घना होगा, है ना। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्वेटिक जोन्स, ठीक है। तो एक्वेटिक जोन्स क्या है?
एक्वेटिक जोन्स जो होता है, एक्वेटिक सिस्टम्स, जब नहीं समझ में आएगा तो बोलना, वहाँ रोक देंगे, है ना, घूमने लगा तो। अगर कंटिन्यूएशन में समझ में आ रहा है तो पढ़ ही लीजिए, क्या बुराई है, मतलब ये ऐसा थोड़ी है सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में ही पार्ट है। एक्वेटिक जोन्स क्या होगा, एक्वेटिक सिस्टम जो है उसको बायोम्स नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका अलग अलग लाइफ जोन्स है। एक्वेटिक्स बायोम्स में नहीं आएगा, अभी बताया बायोम्स क्या है, टेरेस्ट्रियल है। तो ये जो है अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स है, जिसका जो है डिस्टिंक्ट प्लांट्स एनिमल लाइफ होता है। जैसे डिफरेंसेस क्या आएगा उसमें, सैलिनिटी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स के वजह से जो उसके अंदर डिजॉल्व है, और टेम्परेचर की वजह से, और सनलाइट कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रहा है उसकी वजह से। तो पहला एक्वेटिक सिस्टम में पहला होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को हम लोग लॉटिंग या मूविंग वाटर या लेंटिक बोले तो स्टिल स्टैग्नेंट वाटर भी बोलते हैं। अगर जो मूव कर रहा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, अगर पानी मूव हो रहा है कंटिन्यू तो उसको लॉटिक बोलते हैं, और पानी अगर स्टैग्नेंट है, स्थिर है, तो लेंटिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो लॉटिक वाटर सिस्टम होगा उसमें कौन कौन होगा, जिसमें पानी मूव कर रहा है, आप समझ सकते हैं, स्ट्रीम्स होगा, स्प्रिंग्स होगा, रिवुलेट्स होगा, क्रिक्स होगा, ब्रुक्स होगा और रिवर्स होगा, है ना। ये सब चीज़ में पानी मूव करते रहता है। और लेंटिक वाटर बॉडी क्या होगा, पूल होगा, पॉन्ड होगा, कुछ स्वैम्पी एरिया, दलदल वाला एरिया, बॉक्स, लेक्स, है ना। तो इसमें क्या है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, लेकिन पानी स्टैग्नेंट है। मैरीन इकोसिस्टम क्या होगा, 3/4 अर्थ सरफेस जो है हमारा पूरा ओशन से ही भरा हुआ है। करीब 3750 मीटर डेप्थ तक, और सैलिनिटी जो है करीब 35 ppt है, पार्ट्स पर थाउजेंड, है ना। और 90% जो है सोडियम क्लोराइड है उसमें, सैलिनिटी में भी सोडियम क्लोराइड ही है। तो मैरीन इकोसिस्टम हमारा 3/4 है पूरा, मतलब पानी, समुद्र, है ना। स्टोरीज क्या होता है, स्टोरीज किसको बोलते हैं, जो कोस्टल एरिया का जो किनारा होता है, रिवर्स का जो मुंह होता है, और टाइडल का जो मार्स होता है, जहाँ वो स्टोरीज फॉर्म करता है। ये फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। तो स्टोरीज में फ्रेश वाटर रिवर्स से निकल के ओशन वाटर में मिल जाएगा, तो दोनों जो है टाइड के वजह से मिला है। तो फ्रेश वाटर और रिवर वाटर जो है मिल रहा है, जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं स्टोरी। ठीक है, समझ में आ रहा, क्यों मिलता है, टाइड की वजह से, एक्शन ऑफ टाइड समझते ना, जो किनारे में वेव मारता है ऐसे ऐसे, कभी बीच पे गए होंगे तो, हाँ, पानी का लहर। तो जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर से जो पानी है, और ओशन का जो पानी है, माने समुद्र और नदी का जहाँ मिलन होगा, वो स्टोरीज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, बायोस्फीयर जो है ऐसा पार्ट ऑफ द अर्थ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना है जहाँ पर। तो बायोस्फीयर में हाईली इंटीग्रेटेड और इंटरैक्टिंग जोन होता है, जिसमें कि एटमॉस्फेयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा और लिथोस्फीयर होगा। सब अपना अपना एरिया है, ये एयर है, ये वाटर है, ये लैंड है, जानते हैं, इतना बेसिक तो सबको पता रहता है। बायोस्फीयर जो है कहाँ कहाँ होगा, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल के एकदम किनारा पे अब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है हाईएस्ट माउंटेन होगा और ओशंस भी डीप्स होगा, ज़्यादा गहरा रहता है, हाइट भी बहुत माउंटेन का होता है। तो वहाँ पे हॉस्टाइल कंडीशंस जो है लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया। हर एक चीज़ बैलेंस में रहेगा तभी लाइफ सपोर्ट करेगा ना। एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया, माउंटेन भी बहुत हाई हो गया और ओशन भी बहुत डीप हो गया, तो वहाँ लाइफ सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, दोनों में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा इन्वायरमेंट से। तो ओकेजनली जो है फंजाई और बैक्टीरिया का जो स्पोर्स है वो ग्रेट हाइट पे रहते हैं 8000 मीटर से भी ऊपर, बट जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, बचते तो हैं लेकिन वो डोरमेंट लाइफ पे रहते हैं, सुस्त रहेंगे एक जगह स्थिर। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो स्पोर्स है उसका, वो 8000 मीटर से ऊपर हाइट पर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जिंदा ही रहेंगे, खाली एक्टिव नहीं रहेंगे। समझ गए? तो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा हाइट पे सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया, वो भी जिंदा रहते हैं, सिर्फ डोरमेंट लाइफ, एक्टिव लाइफ नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है पूरे बायोस्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देख ही रहे हैं, जहाँ सांभा भी है वहाँ तुम भी है, अलग अलग लोग हैं, यहाँ ये भी है, हम भी हैं, सब चारों अलग है।
तो यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब और हर एक जगह अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, है ना, और अलग अलग हर एक जगह जो है अलग अलग क्लाइमेट भी है, तो यूनिफॉर्मली नहीं है ना। तो सिर्फ पोलर रीजन्स में कौन कौन रहता है? पोलर रीजन में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पोलर रीजन में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग रह पाते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, दिख रहे हैं ना आपको। पोलर रीजन में बहुत कम लोग जिंदा रह पाते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में दबा के रहते हैं प्लांट्स एनिमल्स। तो यूनिफॉर्मली नहीं है ना, इक्वल सब जगह नहीं बटा हुआ है, अलग अलग। तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर गरीब है। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग कंप्लीट समझ गए, इंडिविजुअल समझ गए, पॉपुलेशन समझ गए, कम्युनिटी समझ गए, इकोसिस्टम भी समझ गए, बायोम भी समझ गए और बायोस्फीयर भी समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्चुअली अगला टॉपिक जो है इकोसिस्टम्स का फंक्शंस और मतलब उस हर एक चीज़ का पूरा डीप में है। तो वो चीज़ें जो है फ्रेश माइंड रहेगा तभी समझ में आएगा, आधा घुसा रहेगा कुछ तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, अभी इन्वायरमेंट पढ़ देते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट हमको समझा रहता है, ठीक है।